हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू एम टू क्रैक। आज हम स्टडी करने वाले हैं सीरीज 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी का। सीरीज 1 में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। इसमें भी हम कंटिन्यूस सीरीज में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कौन से हैं। पहला है द चॉइस ऑफ रिसर्च डिजाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द, जो आप रिसर्च डिजाइन चूज करते हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होता है। नंबर ए द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, नंबर बी द ऑडियंस फॉर द स्टडी, नंबर सी द रिसर्चर्स पर्सनल एक्सपीरियंस, नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इसमें है आपका डी ऑल ऑफ द अबव। जो रिसर्च डिजाइन है उसमें आप किन चीजों को ध्यान में रखकर आप उसका चॉइस करते हैं। तो ये सारे होते हैं कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम का नेचर क्या है, ऑडियंस कौन सी जिसका भी स्टडी करना चाह रहे हैं, और रिसर्चर की पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, इसके बेस पर वो रिसर्च डिजाइन को चूज करता है। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव वो करेक्ट आंसर है। सेकेंड है रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट, आउटलाइन एंड अ। रिसर्च डिजाइन जो है वो आपका ब्लूप्रिंट है, आउटलाइन है, और क्या है। नंबर ए गाइडेंस, नंबर बी कंट्रोल, नंबर सी प्लान, नंबर डी स्ट्रेटजी। जो आपका रिसर्च डिजाइन है उसका जो वो एक ब्लूप्रिंट है, आउटलाइन है, और उसको एक प्लान बोलते हैं। आप एक स्टेप मैनर में एक स्टेप वाइज जो प्रोसीजर है वो आप फॉलो करते हैं, तो वो आपका सी है ऑप्शन प्लान। रिसर्च डिजाइन जो है ब्लूप्रिंट, आउटलाइन और प्लान कहलाता है। तो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। नंबर 3 है अ ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क इज नोन एज। जो आपका रिसर्च वर्क है उसका जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं। नंबर ए सैम्पलिंग डिजाइन, नंबर बी रिसर्च डिजाइन, नंबर सी रिसर्च हाइपोथेसिस, नंबर डी रिसर्च अप्रोच। तो ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क जो है वो आपका कहलाता है रिसर्च डिजाइन, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है रिसर्च डिजाइन। नंबर 4 है आपका dash is a hypothetical statement denying that what are explicitly indicated in working hypothesis. Dash is a hypothetical statement denying what are explicitly indicated in working hypothesis. कौन सी hypothetical statement है, ठीक है, तो वो होती है आपकी कौन सी होती है। नंबर ए जो है आपका नल हाइपोथेसिस, वो आपकी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट डिनाइंग जो मना करती है, ठीक है, जो आपकी वर्किंग हाइपोथेसिस है उसको इंडिकेट करती है, डिनाई करती है, मना करती है कि दोनों में सार्थक अंतर या सार्थक जो संबंध है वो नहीं है। तो ये क्या है आपका ए नल हाइपोथेसिस। ए वाला जो ऑप्शन है आपका नल हाइपोथेसिस वो करेक्ट आंसर है। फिफ्थ है रिसर्च डिजाइन इज अ। रिसर्च डिजाइन जो है वो और क्या कहलाती है। फॉर कंडक्टिंग दी मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर आप मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं या अपने लिए भी अगर आप रिसर्च डिजाइन बनाते हैं तो आप क्या चीजें करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। ए स्ट्रेटेजी, नंबर बी फ्रेमवर्क, नंबर सी ब्लूप्रिंट, नंबर डी बोथ बी एंड सी। तो आप फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट दोनों तैयार करते हैं, ठीक है, तो बोथ ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है, यानी डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। 6 है आपका डैश इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। ठीक, आप एक टेस्टेबल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, जो आप 2 और मोर वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। तो आप किस में करते हैं, टेस्टेबल स्टेटमेंट, जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, तो वो होता है आपका रिसर्च हाइपोथेसिस। नंबर जो ए है आपका ऑप्शन ए जो है वो रिसर्च हाइपोथेसिस वो बिल्कुल सही है कि वो टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। The objective of dash is the development of hypothesis rather than their testing. किस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है हाइपोथेसिस बनाने का या उसको विकसित करने का, रादर देन टेस्टिंग। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की बजाय हाइपोथेसिस को डेवलप करने का उद्देश्य कौन से रिसर्च का होता है। नंबर ए लेबोरेटरी रिसर्च, नंबर बी डायग्नोस्टिक, नंबर सी एक्सप्लोरेटरी, नंबर डी एम्पेरिकल। तो नंबर सी जो है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, उसमें आप हाइपोथेसिस का विकास करते हैं, ना कि उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो नंबर सी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द राइट आंसर। Alternative hypothesis is also called as क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस। नंबर बी जो है आपका ऑप्शन रिसर्च हाइपोथेसिस वो बिल्कुल सही है। If the null hypothesis is false,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड। अगर आपकी नल हाइपोथेसिस गलत हो जाती है तो कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है? आपका डी ऑप्शन जो है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो आपकी एक्सेप्ट होती है। एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है ना, कि इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स के बीच में देयर इज नो सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, अगर वो रिजेक्ट हो गई है, फॉल्स हो गई है, मींस उसका रिलेशनशिप है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब आप बनाते हैं तो उसे बताते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल। तो ये आपका होगा ऑप्शन डी करेक्ट, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अगर आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 10, a hypothesis which define the population distribution is called। जो population distribution है, ठीक है, वो कौन सी hypothesis है जो population distribution को define करती है? तो simple hypothesis। आप simple hypothesis बनाते हैं तो वो आपकी population distribution को define करती है, क्योंकि उसमें सारे parameters के जो values होते हैं वो predefined होते हैं, उसमें indicate किए जाते हैं। तो C जो है आपका simple hypothesis वो correct आंसर है। नंबर 11 है a statement whose validity is tested on the basis of a sample is called। a statement whose validity is tested on the basis of a sample is called। किसी भी स्टेटमेंट की अगर आपको वैलिडिटी चेक करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। बी जो ऑप्शन है आपका वो सही है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। उसमें आप सैंपल के बेसिस पर टेस्ट करते हैं, फिर जाके उसकी वैलिडिटी आपको मिलती है। If the assumed hypothesis is tested for rejection considered to be true is called। आपको एक हाइपोथेसिस एज्यूम करनी है जो रिजेक्शन के लिए आप कंसीडर करते हैं टू बी ट्रू। आप रिजेक्शन कंसीडर करते हैं और वो ट्रू होनी चाहिए, तो वो होती है आपकी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप वो रिजेक्शन हो जाए, आप ऐसी एज्यूम हाइपोथेसिस बनाते हैं जो टेस्ट होने के बाद रिजेक्ट हो जाए। कंसीडर टू बी ट्रू, फॉर रिजेक्शन कंसीडर टू बी ट्रू, तो वो होती है ए नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को बनाते ही हैं कि किसी दो वेरिएबल्स में कोई सार्थक अंतर सहसंबंध नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन, अगर आप कर रहे हैं तो वो नल हाइपोथेसिस में आता है। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। A statement made about a population for testing purpose is called। ठीक है, जो आप स्टेटमेंट बनाते हैं पॉपुलेशन के ऊपर जिसको आप टेस्ट करने के पर्पज से बनाते हैं, तो वो होता है आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है टेंटेटिवली स्टेटमेंट होती है किसी भी पॉपुलेशन के पर्पज को टेस्ट करने के लिए। तो नंबर बी जो है आपका ऑप्शन हाइपोथेसिस वो करेक्ट है। 14th है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है आपका रिसर्च हाइपोथेसिस वो करेक्ट है। नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। 15th है द नॉन रैंडम सैम्पलिंग टाइप दैट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अ कन्वीनियंस सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है, उसमें से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नॉन रैंडम सैम्पलिंग का कौन सा टाइप इन्वॉल्व कर रहे हैं विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स, इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर योर रिसर्च स्टडी इज कॉल्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं आप पर्पसिव सैम्पलिंग। आपने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक तैयार कर लिया है अपने लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए, पॉपुलेशन में से सैंपल को उठाने के लिए। कौन सा सैम्पलिंग कर रहे हैं आप? नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो वो होगा आपका नंबर सी पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग जो है वो आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आता है। तो सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पर्पसिव सैम्पलिंग। आपने देखिए स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने चूज कर लिए हैं अपने रिसर्च स्टडी के लिए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपने पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट किया है बाय यूजिंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग, तो वो पर्पसिव सैम्पलिंग हो जाएगा। नंबर सी द करेक्ट आंसर। डैश इज अ सेट ऑफ एलिमेंट टेकन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल। एक पॉपुलेशन में से सर्टेन नियम को, कुछ निश्चित रूल्स को आप फॉलो करके एक सेट ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं आप सैंपल। ए जो है आपका सैंपल को करेक्ट आंसर है कि आपने एक पॉपुलेशन ली है, उसमें सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग लार्ज पॉपुलेशन है, उसमें से आपने सेट ऑफ एलिमेंट्स सेलेक्ट कर लिए हैं, तो वो होता है आपका सैंपल।
17th है which of the following sample methods is the best way to select a group of people for a study if you are interested in making statement about the larger population। आपको larger population में से एक group of people निकालना है, ठीक है। आप उसमें से कौन सी सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे जो उस पॉपुलेशन को कन्वीनियंसली उसको इंडिकेट कर दे, यानी आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दे, वो वाला ग्रुप जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कौन सा मेथड आप यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे रैंडम सैम्पलिंग मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे आप? रैंडम सैम्पलिंग मेथड। आप रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे। नंबर डी जो है आपका रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सिंपल सी स्टेटमेंट है कि लार्जर पॉपुलेशन में से आपको एक ग्रुप ऑफ सेट निकालना है, उसमें आप कौन सा मेथड यूज करेंगे सैम्पलिंग का जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दे करेक्टली, है ना। तो वो होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग। नंबर डी जो है वो करेक्ट है आपका रैंडम सैम्पलिंग। Which of the following is not an example of a non-random sampling technique? Non-random sampling technique जो है उसमें से ये वाले जो आपको दिए हुए हैं ऑप्शन ठीक नहीं है। इनमें से कौन सा नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, पर्पसिव भी आता है, कोटा भी आता है, कन्वीनियंस भी आता है। क्या नहीं आता है आपका? क्लस्टर, ठीक है। जो क्लस्टर आपका है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर नहीं आता है, वो एग्जांपल आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग का नहीं है। तो नंबर डी जो है आपका ऑप्शन सही है, क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। It is recommended to use the whole population rather than a sample when the population size is to what size? आप किसी population को whole ना लेकर उसका एक sample size ले रहे हैं, तो वो size क्या होना चाहिए आपके बिल्कुल accurate population को represent करने के लिए, है ना। तो एक random size होता है जो आप ले सकते हैं अपने population को, whole population को ना लेकर एक थोड़ा सा sample ले रहे हैं, छोटा सा size ले रहे हैं आप, वो कौन सा होगा, ठीक है। तो नंबर ए 500 और लेस, नंबर बी 100 और लेस, नंबर सी 1000 और लेस, नंबर डी यू शुड ऑलवेज यूज अ सैंपल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 100 और लेस, आप 100 तक आप पॉपुलेशन साइज जो सैंपल साइज है वो ले सकते हैं किसी भी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आइडेंटिकली जो है वो आपका 100 और लेस हो सकता है। तो आपका बी जो है आंसर वो बिल्कुल सही। The purpose of drawing a sample from a population is known as, आप जब population में से एक sample को आप process of drawing a sample, जब population में से आप sample को निकालते हैं तो उस process को क्या बोलते हैं? That process is known as sampling. A technique of drawing a sample from the population is known as sampling. नंबर ए जो है आपका वो सही आंसर है। किसी भी जनसंख्या में से, है ना, उसमें जो आपकी जनसंख्या है उसमें से अगर आप एक नमूना निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं नमूनाकरण यानी सैंपलिंग। 21 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक डज द रिसर्चर आस्क द रिसर्च पार्टिसिपेंट टू आइडेंटिफाई अदर पोटेंशियल रिसर्चर पार्टिसिपेंट। आप क्या कर रहे हैं, इसमें हिंदी में बता रही हूँ। आपको एक पार्टिसिपेंट मिला है, ठीक है, आपने उससे अपना रिसर्च वर्क का जो भी आपका मटेरियल है वो आपने फिल करा है, उससे बोला है कि अगर आपको कोई और मिल जाता है तो मुझे बता दीजिएगा जिसे आप जानते हो। तो इस टाइप की जो सैम्पलिंग है उसको क्या बोलते हैं जो नॉन रैंडम में आता है, ठीक है। आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग में एक टेक्निक बताइए जिसमें आप क्या करते हैं, एक पार्टिसिपेंट को पकड़ते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कि अगर आप किसी और पार्टिसिपेंट को जानते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। इससे आपका क्या चलती है, चेन चल जाती है। जब आपकी चेनिंग चलती है और आप सैंपल कलेक्ट करते हैं इस मेथड्स के थ्रू तो वो होता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, कि आपने एक पार्टिसिपेंट से सैंपल लिया और उससे बोला कि आप जिसको भी जानते हैं उसको मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको अपनी सैम्पलिंग में इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। इस टाइप की जो टेक्निक होती है, एक पर्सन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे चेन बनती जाती है, तो उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट है। नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है उसका पार्ट कौन सा नहीं है। अभी बताया था इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले यही सेम क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन से अलग थे। ये सेम क्वेश्चन है, दोबारा ऑप्शन डिफरेंट कर दिए हैं। ए है क्लस्टर सैम्पलिंग, बी कन्वीनियंस, सी कोटा, नंबर डी पर्पसिव और आदि टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग नहीं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग आपका होता है नॉन रैंडम, कोटा होता है नॉन रैंडम,
पर्पसिव होता है, नॉन रैंडम। आपका क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो आपका करेक्ट आंसर है, कौन सा, क्लस्टर सैम्पलिंग। 23rd है, which of the following type of sampling involve the researcher determining the appropriate sample size of the group identified as important and then taken convenient sample from those group। ये बोल रहा है कि आप कौन से सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करेंगे रिसर्चर टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज फॉर द ग्रुप आइडेंटिफाइड एज इम्पॉर्टेंट। ऑलरेडी एक ग्रुप जो आइडेंटिफाइड है ना, उससे आप एक सैंपल साइज उठा रहे हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, सैंपल फॉर दोज ग्रुप। कुछ ग्रुप है आइडेंटिफाइड ग्रुप है, जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, वहां से आप सैंपल साइज उठा रहे हैं अपने सैंपल साइज या अपने सैंपल ग्रुप को बनाने के लिए। तो ये जो सैम्पलिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोटा सैम्पलिंग। बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, ऑलरेडी कोटा में एक सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन अमाउंट का ग्रुप बना होता है, आइडेंटिफाइड ग्रुप बना होता है, उसमें से जब आप सैम्पलिंग करते हैं और अपने सैंपल साइज बनाते हैं तो वो क्या होता है, आपका कोटा सैम्पलिंग होता है। क्यों करते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वो ऑलरेडी उसमें बना हुआ है, आप उसमें जो साइज ले रहे हैं उसमें से सैंपल साइज उठा रहे हैं, आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, आप बाहर ना जाकर, ऑलरेडी सेट है वो है और एक कोटा उन्होंने दिया हुआ है। तो उस जब आप ऐसी सैम्पलिंग करते हैं अपने स्टडी के लिए, है ना, उस ग्रुप से निकालते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, तो वो होता है आपका कोटा सैम्पलिंग। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। People who are available, volunteer or can be easily recruited are used in the sampling method called। जब आप, ठीक है, जब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, है ना, अवेलेबल कोई भी इंसान हो गया है ना, आपने वॉलंटियर है, आपके पास कोई आ रहा है कि भैया हमसे आप अपना जो सैंपल साइज है, आपका टूल है वो हमसे भरवा लीजिए, है ना। इजिली रिक्रूट आर यूज इन द सैम्पलिंग मेथड कॉल्ड, ये होता है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कौन सा होता है, डी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, पीपल आपके पास अवेलेबल हो गया है, आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उससे भरवा लिया है, कोई वॉलंटियर हो गया है, आपने इजिली किसी को पकड़ लिया है, आपके आसपास का जो पॉपुलेशन है उसमें से कोई भी आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया है अपने सुविधा के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार, आपने सर्च नहीं किया, आपने लेबर नहीं किया, आपको इजिली मिल गया है, आपको इजिली अवेलेबल हो गया है ना, या फिर आपने आसपास देखा है तो आपको रेंडमली सडनली आपको वो चीजें मिल गई हैं या सैंपल आपको मिल गया है, पर्सन आपको मिल गया है, तो आपने उसको अपने सैंपल साइज में इंक्लूड कर लिया है। तो इस टाइप का जो सैंपलिंग होती है वो होती है कन्वीनियंस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग। नंबर डी जो है वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली रिक्वायर द लार्जेस्ट सैंपल साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली रिक्वायर द लार्जेस्ट सैंपल साइज। लार्जेस्ट सैंपल साइज जो है वो आपका किस में आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली रिक्वायर लार्जेस्ट सैंपल साइज। जनरली हम लार्जेस्ट सैंपल साइज जो है वो किस में इंक्लूड होता है, वो इंक्लूड होता है आपका नंबर बी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो सिंपलेस्ट लार्जेस्ट ग्रुप जो होता है ना, एक पॉपुलेशन, उसमें से हम सिंपलेस्ट सैंपल साइज निकालते हैं, सिंपल तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग होती है कैसी, सिंपल रैंडम टेक्निक होती है, कुछ हम उसमें जुगाड़ नहीं करते हैं, सिंपली हम रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल साइज को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपके हो गए 25, इससे प्रीवियस में 25 हो गए आपके 50 क्वेश्चंस। सारे कॉन्सेप्ट के जो एमसीक्यूज है वो मैं इसमें कवर करा दूंगी, चाहे वो आपकी सैम्पलिंग हो, चाहे वो रिसर्च के टाइप्स हो, काइंड्स हो, रिसर्च प्रपोजल हो या रिसर्च डिजाइन हो, रिसर्च एथिक्स हो, सारे क्वेश्चंस मैं इसमें वो करा दूंगी। 100 से एक्सीड हो सकते हैं, वो वेरी कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन 25 हो चुका है, अभी तक 50 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं या आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और आप आइकन को जरूर दबाइएगा, जो बेल आइकन है जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।